Hello guys, welcome back to my channel. So in today's video, we'll be talking about the balance sheet of a bank. So the things which we are going to analyze are as follows. सबसे पहले हम लोग देखने वाले कि बैंक्स कौन से तरीके के लोन्स देते हैं एंड उसमें यील्ड्स ऑन एन एवरेज क्या होता है. द सेकेंड थिंग विच वी आर गोइंग टू कवर आर दी रेशियोज. तो सबसे पहले जो मैं कवर करने वाला हूँ वो है लोन टू डिपॉजिट रेशियो, सेकेंड इज कैपिटल एडिक्वेसी एंड द थर्ड इज क्रेडिट कॉस्ट. तो हम लोग देखने वाले कि ये तीन रेशियोज को हम लोग हॉलिस्टिकली एक साथ कैसे एनालाइज कर सकते हैं एंड उससे क्या हम लोगों का फाइनल आउटपुट आता है. द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, अगर एक कंपनी या एक सेक्टर में कोई ट्रबल आता है या हेडविंड्स आता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमारा बैंक ने उस पर्टिकुलर कंपनी या सेक्टर को कितना लोन दिया है. So do watch the video till the very end, and as usual if you have got any doubts do write it in the comment section. I'll be more than happy to revert, and also if you have found this video to be helpful do like, share and subscribe. आज का लेक्चर में स्पेसिफिकली मैं बैलेंस शीट के बारे में ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ. सबसे पहले हम लोग लोन बुक के बारे में बात करेंगे. अभी लोन बुक कौन से तरीके के होते हैं, रिटेल होता है, कॉर्पोरेट होता है, और फिर हम लोग देखेंगे सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, फिर पीएसएल्स होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बोलते हैं हम लोग. तो कितना परसेंट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पे करने का, क्यों करने का, वो सब. एंड हम लोग टाइप्स देखेंगे. बैंकिंग का भी टाइप्स होता है ना, लोन्स अलग अलग तरीके के लोन्स होते हैं. मन्नपुरम फाइनेंस गोल्ड लोन्स करता है, कमर्शियल व्हीकल्स का कुछ लोन्स होता है, फिर कंस्ट्रक्शन फिनेंस का कोई और लोन करता है, या बैंक्स भी करते हैं, बट स्पेशलाइज्ड एनबीएफसीज भी होता है जो ये पर्टिकुलर लोन्स होता है. तो हम लोग वो लोन्स के बारे में भी एक बार बात करेंगे कि ऑन एन एवरेज इसमें यील्ड कैसे रहता है. अभी फॉर एग्जांपल होम लोन्स तो सस्ते में मिलता है, बट यही कमर्शियल व्हीकल्स लेंगे तो ज़्यादा में जाता है. तो क्या रीज़न है उसका, समझा. टाइप्स ऑफ लोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बाद 2-3 इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है. अभी बहुत बार आप सुनते हो, अभी फॉर एग्जांपल 2017-18 में, 2017 आई गेस, IL&FS का प्रॉब्लम हुआ था. रेटिंग था AAA का एंड ओवरनाइट डिफॉल्ट हो गया था बॉन्ड, बराबर है. तो अगर आपको पहले से ये न्यूज़ पता है, या अगर आप पहले से देख रहे हो, इंडस्ट्री रिपोर्ट आपने पढ़ा है, आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन फिनेंस का वाट लग रहा है, तो आप टॉप प्लेयर्स कंस्ट्रक्शन फिनेंस में जो लिस्टेड है उन लोगों का डेटा निकाल सकते हैं. उन लोगों का डेटा में आपको ये भी मिलेगा कि कौन सा बैंक्स ने उनको लोन दिया है. हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वो बैंक्स का लोन को क्यूमुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मेरे बैंक, अगर सपोज येस बैंक ने दिया है लोन, कितना लोन्स दिया है डिवाइडेड बाय इक्विटी करेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कल को अगर ये लोन्स खराब गया तो मेरा इक्विटी कितना वाइप आउट होगा. तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ढूंढ सकते हैं. समझा कि एक बैंक ने एक कंपनी पे कितना एक्सपोजर लिया है एंड नॉर्म्स क्या बोलता है. और उसके बाद हम लोग देखेंगे टॉप 20 डिपॉजिट परसेंट एंड एडवांसेस परसेंट, ये मैं डिस्कस करता हूँ. सिंपल. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा लोन बुक, मतलब हम लोग जिसको एडवांसेस दे रहे हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो रिटेल या तो कॉर्पोरेट. मैं क्या चाहूँगा, क्या होना चाहिए. अभी कासा, अगर मैं लायबिलिटी पार्ट लूँ, आई वुड वांट कि मेरा क्या रहे, उसमें भी रिटेल ही रहे. कि कभी भी कोई अगर कॉर्पोरेट्स हमारे साथ डिपॉजिट बनाते हैं, हम लोग ने अगर 30 बेसिस पॉइंट्स भी हिला दिया ना, 0.3% भी ऊपर नीचे कर दिया ना, वो लोग कहीं और शिफ्ट करेंगे. लेकिन रिटेल वाले कभी नहीं करेंगे. इसके लिए आप देखते हो कोई भी नया बैंक जब स्टार्ट करता है ना, उसका कासा ज़्यादा रखता है, वो सेविंग्स अकाउंट सबसे ज़्यादा देता है, सो दैट रिटेल जो डिपॉजिटर्स है वो एंटाइज होके इन्वेस्ट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, सेविंग्स अकाउंट बनाते हैं, सो दैट उनको लगता है यार 6.57% मिलता है. फिर धीरे करके वो लोग थोड़ा कासा कम करते हैं. तो रिटेलर्स लेकिन नॉर्मली क्या डिसाइड करते हैं, यार 6.5 का भी 6.2 भी है ना, चलेगा मुझे, वो नहीं इधर से इधर मूव करते. वेरएस बाकी कॉर्पोरेट जो रहते हैं वो मूव करते हैं. सिमिलरली एडवांसेस में भी क्या होता है, रिटेल को एक तो बड़े लेवल पे लोन्स नहीं दिया जाता, बराबर है, बट अगर कॉर्पोरेट्स है तो लोन्स दिया जाता है. मैंने पहले भी क्या बोला है, लोन्स डिसबर्स करना बड़ी बात नहीं है, अच्छे लोन्स देना बड़ी बात है. समझा. जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी चिन्मय के पास है 10 करोड़, उसको अगर लोन आउट करने का है, उसका 5 दिन में निकल जाएगा 10 करोड़, उससे भी जल्दी निकल जाएगा. लोन लेने के लिए बहुत लोग बैठे, लेकिन आपको टाइम टू टाइम पेमेंट मिलेगा क्या, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. समझ में आप. तो कॉर्पोरेट लेंडिंग जब करते हैं ना, तब ज़्यादातर वो लंपी लेंडिंग होता है, मतलब बड़े बड़े पैसे होते हैं, 100 करोड़, 50 करोड़ या 300 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़, ये ऐसे तरीके के लेंडिंग होते हैं. इसमें भी कैसे होता है, सिंडिकेशन होता है, मतलब एक बैंक अकेला नहीं करेगा. अगर बहुत बड़ा बैंक है तो शायद कर भी ले, नहीं तो 2-3 बैंक साथ में सिंडिकेट करके लोन आउट करते हैं.
अभी इसमें मेरे को एक बात बताओ, रिटेल लेंडिंग में क्या होता है। अभी सपोज मैंने पीयूष को लोन दिया, मेरे बैंक ने, उसने होम लोन लिया है, कल को वो डिफॉल्ट करेगा, घर बेच के मेरे हाथ में पैसा। सिंपल है, प्रोसेस थोड़ा इजी होता है। ऐसा नहीं है कि वो डिफॉल्ट करेगा तो मैं सीधा घर बिकवाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। हर एक बैंक का अपना स्टाइल होता है रिकवर करने का। थोड़े लोग रिकवरी एजेंट्स थर्ड पार्टी से रखते हैं, थोड़े लोग इन हाउस रिकवरी रखते हैं। समझ में आया? तो वो बैंक टू बैंक डिफर करता है, बट रिकवरी एजेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे वो रिकवर करते हैं। बट अगर कॉर्पोरेट लेंडिंग है और कॉर्पोरेट डिफॉल्ट हो रहा है, ऑन पेपर तो बोलना बहुत ईजी है कि मैंने एसेट बेच दिया, पैसा मिला, बट मुझे एक बात बताओ, ये लीगल केस होता है, किसको पहले मिलना चाहिए पैसा? वो भले ही अपने पास रिटर्न पे रहता है, वो फॉलो नहीं होता है, टाइम लगता है। और सबसे पहले किसको देने का रहता है? क्रेडिटर को पैसा देने का रहता है, हमको नहीं। पहले क्रेडिटर को आता है, सैलरीड जो उनका एम्प्लॉइज है उनको पैसा जाने के बाद अपने को मिलता है, और उसके बाद इक्विटी वालों को जाता है कि नहीं? तो ये प्रोसेस वैसे भी काफ़ी बड़ा रहता है। तो इसके लिए कॉर्पोरेट लेंडिंग आइडियली बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्सपोजर। अभी बेस्ट केस HDFC का ऑलमोस्ट 50-50 करता है वो, तो वो डिपेंड करता है। एंड कौन से तरीके के लोन्स है वो भी डिपेंड करता है। कॉर्पोरेट में कौन से सेक्टर को लोन दे रहा है वो भी डिपेंड करता है। अगर सेक्टर ही नीचे है, सेक्टर में हेडविंड्स चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, तो प्रॉब्लम ही है ना। तो इट इज़ बेटर कि आप वहाँ से निकल लो। समझ में आया? इसके लिए आइडियली NBFCs में भी वी वुड ऑलवेज वांट कि वो डाइवर्सिफाइड NBFC रहे। अगर बैंक्स के जगह आप NBFC में भी कर रहे हो, बजाज फाइनेंस सब कुछ करता है, समझ में आया। बट अगर एक मन्नापुरम में तो वो गोल्ड करता है, तो कल को गोल्ड का कुछ प्रॉब्लम होता है, गोल्ड का प्राइस गिरता है, तो फिर वो चला गया, NBFC नीचे जाएगा। तो वी वुड वांट कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन रहे। क्लियर है? तो रिटेल कॉर्पोरेट लेंडिंग के बारे में समझा। कुछ डाउट्स रहेगा तो भी पूछ सकते हो। सेकेंड होता है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लेंडिंग। अभी बैंक्स, आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि बैंक्स का कम से कम 95% सिक्योर्ड लेंडिंग हो। समझ में आ रहा है? अभी ये आपको बैंक्स के एनुअल रिपोर्ट में मिल जाता है, या कॉन कॉल पे भी मिल जाता है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, वहाँ सब पे मिल जाता है कि कितना टका उनका सिक्योर्ड है, कितना अनसिक्योर्ड है, एनुअल रिपोर्ट में मिलना चाहिए। अभी इसके बाद एक बार मैं बैंकिंग सीरीज कंप्लीट करूँगा, फिर DCB बैंक का मैं एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस, समझा? तो उसमें ये सब कुछ कवर करेंगे। बट अभी आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ एक एक की कैसे वर्किंग है, सो दैट जब मैं वो बैंक का एनालिसिस करूँगा आपको परफेक्टली समझे। क्लियर है? तो आई वुड ऑलवेज वांट सिक्योर्ड। बट अगर NBFC है तो अनसिक्योर्ड होता है। माइक्रो फाइनेंस है, माइक्रो फाइनेंस मतलब सैटिन क्रेडिट केयर जैसा, जो पूरा ही अनसिक्योर्ड पे चलता है, समझा? तो वो डिपेंड करता है कि बैंक से कि कैसा है। बट वी वुड ऑलवेज वांट एंड प्रेफर कि 95%, एटलीस्ट 93-94% तो सिक्योर्ड लेंडिंग हो, अनसिक्योर्ड पोर्शन बहुत कम रहे। उसके बाद आते हैं ये सब टाइप्स है, मतलब रिटेल के अंदर भी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड रहेगा, कॉर्पोरेट के अंदर भी अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड रहेगा, वैसा है। तो टाइप्स में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। थर्ड टाइप अपन ऐसे भी करते हैं, PSL एंड नॉन PSL। PSL मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अभी थोड़े सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे बैंक को अगर पूरा ऑटोनॉमी दिया ना कि देना है कि नहीं, वो नहीं देगा, बट गवर्नमेंट बोलता है कि वो है ना, भले इकोनॉमी वैसे बूस्ट नहीं करेगा, बट वो इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर, सब फार्मर्स थोड़ी ना रिच है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एज ए सेक्टर इंपॉर्टेंट है ना, सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो है ना, ये सब प्रायोरिटी सेक्टर पे आता है। अभी उसमें भी क्लासिफिकेशंस होता है, वो जब अगेन मैं डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा तब बताऊंगा। बट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग उन लोगों के लिए, तो फॉर एग्जांपल आर्टिसंस होते, जो पॉट मेकर्स होते, ये सब जो इतना फाइनेंशियली वेल टू डू नहीं है, बट उनको भी तो चाहिए ना लोन। तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी रखा हुआ है फॉर बैंक्स कि भाई 40% PSLs करना है। भी बैंक्स वो कैसे अचीव करता है वो अगेन बाद में मैं बता दूंगा कि वो लोग खुद से जाके रूरल एरियाज में जाके करते नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, एक NBFC पकड़ते हैं या एक छोटा बैंक पकड़ते जो ये काम करते हैं, और लास्ट में उनसे वो लोन बुक उठा लेते, समझा? तो इसको PSL सर्टिफिकेट्स के थ्रू होता है। तो वो हम लोग जब DCB करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, बट आपको ये वर्किंग समझना चाहिए। तो अभी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी होता है, AU स्मॉल फाइनेंस है, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस है, ये लोग को 75% करना पड़ता है PSL लेंडिंग, समझा? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग 75% है इनके लिए, और नॉर्मल बैंक्स के लिए 40%। अभी के लिए ऐसे समझो। उसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ लोन्स। यहाँ पे सबसे फेमस कौन सा है भाई? अगर लोन देने का है सबसे ईजीएस्ट कौन सा है? मॉर्गेज लोन्स। अब जब मैं मॉर्गेज बोलता हूँ, दिमाग में मॉर्गेज मतलब क्या आता है?
लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तुम लोग का एक घर है वो गिरवी रख रहे हो, उसको मॉर्गेज बोलते हैं ना। बट जब हम लोग बैंकिंग देखते हैं, मॉर्गेज के अंदर नया घर ले रहे हो वो भी मॉर्गेज के अंदर ही आ जाता है, समझा। मॉर्गेज जब लोन बोलते हैं उसमें न्यू हाउसेस भी आ जाता है बहुत बार। आइडियली मॉर्गेज का मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। तो अगर एक मॉर्गेज बिजनेस कैसा बिजनेस है, क्या लगता है? सेफ बिजनेस है ना मॉर्गेज बिजनेस। क्यों सेफ बिजनेस है? एक तो मॉर्गेजेस अगर रिटेल को दे रहे तो काफी सेफ है। क्यों? रीजंस बताओ। आपको होम लोन्स कितने पे मिलता है? 7% के आसपास मिल जाता है आपको। तो अगर कॉस्ट ऑफ फंड 5% है और मेरे को यहाँ पे लेंडिंग में 7% पे कर रहा हूँ, बट निम्स तो बहुत कम है ना, तो कोई भी बैंक सिर्फ मॉर्गेज करके कम ही नहीं कमाएगा। ऐसे एकदम बोलते हैं ना, बेस्ट लोगों को अगर देगा ना वो, तो 7% पे लोन देना पड़ेगा उसको। तो 7 - 5 कितना हो गया? 2%। तो इसमें तो कोई बैंक कमाएगा ही नहीं। और ऐसा भी नहीं ना कि 1% डिफॉल्ट नहीं होगा, उसमें भी तो डिफॉल्ट का रिस्क होता है कि नहीं मॉर्गेजेस में। बट मॉर्गेज बिजनेस आर वेरी सेफ, बट प्रॉब्लम है उसमें निम्स बहुत कम मिलता है। समझ में आया? क्यों? क्या रीजन हो सकता है? एक तो ना देखो, इंडियन मेंटालिटी क्या है कि भाई नया फर्स्ट हाउस है उसका, तो उसके लिए वो बहुत सोशली भी बहुत बड़ी बात है, बराबर। एंड जब आप घर खरीदते हो, आप 100 में से 30-40% खुद डाउन पेमेंट करते हो, है कि नहीं? 30-40% डाउन पेमेंट आप, मतलब आपका खुद का इक्विटी बहुत गया है। उसके बाद जैसे जैसे आप लोन पे आउट करते हो, आप ईएमआई भरते रहते हो, आपका इक्विटी बढ़ेगा, क्योंकि डेट कम होते जाएगा ना, तो इक्विटी पोर्शन बढ़ रहा है कि नहीं? तो आप उल्टा डिफॉल्ट करने को आगे जाके डरोगे। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए इंडिया में जो मॉर्गेज लोन्स है वो काफ़ी सेफ है। एंड नॉर्मली हम लोग का टिकट साइज भी, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे भी देते तो काफ़ी अच्छा रहता है। अभी अगर आप रूरल में लेंडिंग करोगे, जैसा गृह फाइनेंस है, ठीक है, जो HDFC का सब्सिडरी था, मेरे को अभी एग्जैक्टली आई डोंट ट्रैक इट, तो नहीं पता, बट ये सब क्या करते? रूरल में लेंडिंग करते हाउसेस का, समझा। तो प्योर मॉर्गेज बिजनेस इतना ज़्यादा खास नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें निम्स कम रहेगा। एंड अगर एक बात समझो, एक तो कॉस्ट ऑफ फंड 5% है, मेरा ये 7% है, निम्स मेरा 2% है, और उसमें भी अगर कुछ डिफॉल्ट हुआ तो निम्स तो मेरा 1.8 1.5 पे आ जाएगा। 1.5 के निम्स में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट है क्या? नहीं है ना। तो भले ही मेरा डिफॉल्ट ज़्यादा नहीं होगा, बट मेरा ग्रोथ भी तो ज़्यादा नहीं होगा। ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगा तो बैंकिंग बढ़ेगा नहीं, वो वाला बैंक नहीं बढ़ेगा, और बैंक नहीं बढ़ेगा तो फिर वैल्यूएशन भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए प्योर मॉर्गेजेस इतना अच्छा नहीं है। तो जब मॉर्गेज बोलते हैं ना, मॉर्गेजेस में और भी आ जाता है। क्या आ जाता है? न्यू होम्स के साथ आ जाता है लैप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी काफ़ी सिक्योर्ड ही रहता है। बट कैसे होता है, तुम्हारा घर है, एक एक्स्ट्रा घर है सपोज 1 करोड़ का, तो उसका एक परसेंटेज आपको स्ट्रेट मिल जाएगा, आप उससे कुछ भी करो। आपको आपका एजुकेशन कंप्लीट करना है, शादी करना है, जो करना है करो, घर कुछ भी कर सकते हो आप। लेकिन जब आप घर के लिए लोन ले रहे हो, घर का करना पड़ेगा। तो इसमें ना निम्स बढ़ाने के चक्कर में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन फिनेंस में जाते हैं या रियल एस्टेट डेवलपर लोन सब में जाते हैं। इसमें क्या होएगा? इंटरेस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है? लंपी लोन्स पे आ जाएंगे वापस, क्योंकि रियल एस्टेट को लोन देना है ना, तो लोन साइज बड़ा हो जाता है, और डिफॉल्ट हुआ तो वाट लगेगा। मैंने यहाँ पे आपका निम्स फिर बढ़ेगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा, आपको यील्ड्स ज़्यादा मिलने लगेगा। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद व्हीकल फिनेंस। अभी आप कंज्यूमर लेवल पे सोचो या कमर्शियल सोचो, आप 4 व्हीलर सोचो या टेम्पो सोचो। इसका 4 व्हीलर का अगर आप नॉर्मल रखते हो कंज्यूमर के लेवल पे, अगर आप देते हो, हाउसिंग से ज़्यादा रिस्क है। हाउसिंग पे आज 60% पे यील्ड देना पड़ता है, मतलब आप लोन आउट करते हो 7% पे। बट अगर आपका कमर्शियल व्हीकल रहेगा, या सपोज एक 4 व्हीलर पकड़ लो ना, आपने सपोज करते कि ह्यूंडई का कोई गाड़ी ले रहे हो लोन पे, तो आपको कितना टका देना पड़ता है? 10%, जो भी है, होम लोन से ज़्यादा देना पड़ता है, यानी कि आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। तो डायरेक्टली आप देख के बोल सकते हो क्या कि ये बेटर है क्योंकि मेरा निम्स बढ़ रहा है? नहीं, क्योंकि आपका रिकवरी का भी तो प्रॉब्लम होगा ना। घर का सबसे बड़ा अजम्पशन क्या है कि घर का प्राइजेस गिरता नहीं, बढ़ता है। इंडिया में अगेन मैं वो पर्सनली नहीं मानता कि बढ़ते जाएगा और ज़्यादा रियल एस्टेट, बट वो अजम्पशन से ही प्राइस होता है इंडिया में भी। समझ में आ रहा है? कमर्शियल व्हीकल्स का क्या है, अगर आपने 4 व्हीलर नया खरीदा, सपोज 10-11% पे, आपने 10 लाख दिया, आपने सपोज 2 लाख खुद का डाला, बाकी लोन पे उठाया, वॉट एवर इट इज़, जैसे ही आपने निकाला क्या होता है? डेप्रीशिएट हो जाएगा। तो कल को अगर उसने डिफ़ॉल्ट भी किया तो गया ना आपका पैसा, तो वो तो रिस्क है कि नहीं। एंड वो सीधा विलफुल डिफ़ॉल्ट कर गया तो क्या करोगे? तो इसके लिए उसका यील्ड्स हमेशा ज़्यादा रहेगा। समझ में आ रहा है आपको?
कैसे होता है, हर एक चीज़ को प्राइस किया है कि नहीं, सिर्फ बैंक्स में वो देखने का ज़रूरी है। एंड ऑब्वियसली गंदे बैंक्स में इन्वेस्ट नहीं करने का, कभी नहीं करने का, क्योंकि बैंक्स में कितना भी अभी सीखा हो, इसके बाद में अगर आपको डीसीबी बैंक का एनालिसिस भी बताओ, उसके बाद भी देयर इज़ अ सर्टेन रिस्क अटैच्ड, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क बहुत होता है बैंक्स में, क्योंकि हर एक एंट्री थोड़ी ना हम देख सकते हैं एक्चुअल में, वो कभी भी आपको मिलेगा नहीं। क्लियर है ये? उसके बाद एक होता है अपना गोल्ड लोन्स। गोल्ड लोन्स भी सॉर्ट ऑफ क्या है, सिक्योर्ड लोन्स ही है, पर्सनल लोन ही हुआ ना गोल्ड लोन। आप क्या करते हो, गोल्ड आपका लास्ट रिजॉर्ट रहता है आइडियली जनरल पब्लिक का। अगर आप गोल्ड बेचते हो, मतलब आप गोल्ड लोन लेते हो, गोल्ड आप गिरवी रखते हो और पैसा लेते हो, आपका लास्ट रिजॉर्ट रहता है, क्योंकि आइडियली इंडियन सोसाइटी में थोड़ा नेगेटिव लाइट में देखा जाता है। ठीक है, तो आप गोल्ड रख के पैसा लेते हो, तो अभी बैंक्स आइडियली एक 80% 85% का वैल्यू पे देता है, बट थोड़ा बैंक्स है जो बोल रहा है यार मेरे से गोल्ड लोन्स नहीं ले रहे, एक काम करता हूँ मैं 90-95% वैल्यू देता हूँ, तो लोग तो उससे ही करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या, कल को गोल्ड का प्राइस गिरा तो भी इशू आएगा। बट हैविंग सेड दैट गोल्ड इज ऑल्सो वेरी सिक्योर्ड, तो उसका भी इंटरेस्ट रेट्स कम रहता है। समझ में आया? ऐसी कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में SREI इंफ्रास्ट्रक्चर करके एक कंपनी है, अगेन उनका काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स हो रहा था, अभी RBI ने उसके ऑडिटर्स को भी सस्पेंड कर डाला। समझा? तो कभी भी ऐसे बोलते हैं ना शेडी कंपनीज या जिसमें आपको पता नहीं है, बुक स्ट्रॉन्ग नहीं, आप कभी इन्वेस्ट नहीं करने का, कभी नहीं करने का। समझा? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मैंने बोला था। फिर MSME SME लोन्स होता है, MSME लोन्स होता है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस लोन्स, जो काफ़ी हद तक अनसिक्योर्ड भी रहता है, लेकिन यील्ड्स उसमें ज़्यादा मिलता है। अभी उसका एग्जाम्पल है सिटी यूनियन बैंक, काफ़ी वेल रन बैंक है वो। अभी जब मैं आपको DCB बैंक का एनालिसिस दूंगा तो कॉम्पिटिटर में सिटी यूनियन ही रखने वाला हूँ। अगेन बहुत अच्छा बैंक है, ये सब छोटे बैंक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, बट काफ़ी अच्छे से रन करते हैं DCB सिटी यूनियन ये सब। फिर आता है माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस है ना, वही है कि पूरा रूरल लेंडिंग रहता है। ठीक है, एक सोशल ग्रुप बनाते 6 लोगों का, एक ने डिफ़ॉल्ट किया तो बाकी 5 मिलके वो भरते। समझ में आया? तो इसका भी एग्जाम्पल है सैटन क्रेडिट केयर, ये सब बेसिकली माइक्रो फाइनेंस हो गया। ये सब ना क्यों आया क्यों प्ले पे, क्योंकि अगर नोटिस करोगे पहले या अभी भी अगर आप गाँव में जाओगे तो आपको साहूकार सुना है ना वर्ड, महाराष्ट्र में बहुत फेमस ही है साहूकार। तो बेसिकली क्या होता है, 1000 रुपीज़ का भी अगर कैसे होता था, अभी सपोज पीयूष को चाहिए लोन, ठीक है, वो रूरल एरिया में वो पर डे के हिसाब से बेचारे कर रहे हैं, उनको मैंने 1000 रुपीज़ दिया, वो 1000 रुपीज़ को लोन दिया मैंने, बट मैंने बोला आज है ना तू कितना भी कमाई कर रहा है, तू 300 रुपया प्रॉफिट कर रहा है ना, वो 300 में से 100 रुपया मेरा। ऐसे सुनने में ऐसा लगता है ठीक है 300 में से 100 मैं ले रहा हूँ ना, बट आप इंटरेस्ट रेट लगा के देखो ज़रा कितना आता है, दिन का 10%, दिन का 10%, चलो 5% भी रख दो, कितना ज़्यादा है यार। समझा? तो वहाँ पे RBI स्टेप्ड इन एंड उन्होंने बोला कि अभी माइक्रो फाइनेंस रखेंगे, और माइक्रो फाइनेंस में कैसा है, हम लोग उसमें भी कैप डालेंगे, साल का मैक्सिमम एक कैप है उनका कुछ 26-27%, और एक रूल है जहाँ से वो डिटरमाइन करते कि कितना हो सकता है वो लोन्स, तो 26-27% पे कैप करते हैं। बट ऑब्वियसली इधर निम्स बहुत ज़्यादा रहता है, बट क्योंकि अनसिक्योर्ड है GNPA भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। अभी फॉर एग्जांपल माइक्रो फाइनेंस का अगर आप कंपनीज का देखोगे, कोई भी शेयर प्राइस देखोगे सैटन क्रेडिट केयर ये सब का, तो वो काफ़ी हद तक गिर गया है। क्यों गिर गया है? क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद भी उनका वाट लगा था, क्योंकि ये लोग का बिजनेस है ना पूरा कैश पे रन करता है, डेली बिजनेस है ना इन लोगों का, तो इन लोगों का कलेक्शन टीम भी थोड़ा अलग तरीके से इनके साथ बात करते, बहुत सारा एजुकेशन देते, सो दैट उनको समझे जो मतलब वहाँ पे। एंड ये ना माइक्रो फाइनेंस है ना 99% सब फीमेल्स का ही रहता है, मतलब जो भी हाउस वाइफ रहते हैं वो जो स्टार्ट करते बिजनेसेस उनके लिए रहता है। माइक्रो फाइनेंस लोन्स में ऐसा जो मेल है वो काउंटर पार्ट्स आप देखोगे नहीं, पूरा फीमेल के लिए रहता है। समझ में आ रहा है? 99%। एंड आइडिया बहुत सिंपल है उसका, सोशल इकोनॉमिक, मतलब बेसिकली सोशल ग्रुप्स बनाते हैं वो लोग, नॉट इकोनॉमिक, सोशल ग्रुप्स बनाते हैं। तो सैटन क्रेडिट केयर ये सब कंपनीज पूरा कैश पे डील करता है, तो डीमोनेटाइजेशन के बाद उनका वाट लगा, क्योंकि उनका कैश का प्रॉब्लम हुआ, कोविड के टाइम पे प्रॉब्लम हुआ, तो इसके लिए अभी है ना ऑलमोस्ट सब सेक्टर्स बढ़ गए। बट जो भी बैंक्स या जो भी NBFC या जो भी माइक्रो फाइनेंस अनसिक्योर्ड लोन्स बहुत करता है ना, ये माइक्रो फाइनेंस के टुवर्ड्स, MSME के टुवर्ड्स, वो अभी तक अब बढ़ा नहीं है। उनका टर्न अराउंड होने के लिए 2 years 3 years जाएगा, मतलब अच्छा खासा टर्न अराउंड होने के लिए। समझ में आया टाइप्स ऑफ लोन्स के बारे में एक बेसिक आइडिया? ओके। इसके बाद अभी मैंने आपको उसके बारे में बताया था, कार के बारे में। क्या था वो? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जितना ज़्यादा एंड जितना कम NPAs भी रहेगा मेरा,
उतना ज़्यादा मैं लोन आउट करूंगा, उतना ज़्यादा मैं लोन्स दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि कल को लोन को कुछ प्रॉब्लम भी हुआ, मेरे पास उतना ज़्यादा कार है ना, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उतना ज़्यादा है ना। मतलब बेसिकली मेरे पास एक आर्मरी है कि नहीं, आर्मर है कि नहीं, कार ज़्यादा है मतलब मैं ज़्यादा रिस्क लेने को अफोर्ड कर सकता हूँ, है ना। अगर मैंडेट है 11% का कार, मैं 18% का कार है मेरे पास, इतना ज़्यादा इक्विटी लेके बैठा हूँ मैं, और स्ट्रॉन्ग इक्विटी, टियर 1 टियर 2 वाला इक्विटी, समझा। तो मैं उतना ही ज़्यादा लेंड भी कर सकता हूँ, क्योंकि कल को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो क्या हो सकता है भाई, मैं एब्जॉर्ब कर सकता हूँ उतना लॉस। तो जिस बैंक्स का कार ज़्यादा रहता है, ठीक है, जिस बैंक का कार ज़्यादा रहता है, निम्स अच्छा रहता है एंड जीएनपीएस कम रहता है। बट मेन इसके तीनों में सबसे मेन है कार देखना। जिस बैंक का कार स्ट्रांग है ना, वो ज़्यादा लोन आउट करेगा अपना बुक्स। डिपॉजिट्स अगर 100 करोड़ है, 100 करोड़ का 80%, 100 करोड़ का 90% लेंड आउट करेगा। अभी आप बोलोगे अरे हम लोग ने तो डिस्कस किया था सीआरआर एसएलआर तो 20% जा रहा है। अरे बट बोरोइंग्स भी तो आता है ना, अगर डिपॉजिट ले रहा हूं बोरोइंग्स भी तो आता है, मैं डिबेंचर्स भी रेस कर सकता हूं ना, बॉन्ड्स इशू कर सकता हूं ना अलग सा। तो हम लोग कैसे देखते हैं कि भाई अगर डिपॉजिट 100 करोड़ है, उसमें से कितना टका तुम लेंड आउट कर सकते हो। और अगर एक बैंक है जिसका कार बहुत अच्छा है, वो आराम से 85% 90% लेंड आउट कर सकता है। हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो ये देखते हैं कि अगर एक बैंक का कार अच्छा है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, उसका लोन टू डिपॉजिट रेशियो भी अच्छा रहेगा। अभी मुझे एक बात बताओ, ये लोन टू डिपॉजिट रेशियो हायर द बेटर क्यों? अगर 100 करोड़ है, 100 करोड़ में से 90 करोड़ में लेंड आउट कर सकता हूं, वो मैं क्यों लेंड आउट कर सकता हूं? क्योंकि मेरे पास उतना प्रोटेक्शन है कार का। अगर प्रोटेक्शन नहीं रहता तो मैं उतना लेंड आउट ही नहीं करता, और अगर उतना मैं लेंड आउट नहीं करता, मेरे को गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगा के रखना पड़ता, मैं बहुत प्रूडेंटली लेंडिंग करता। कोविड के टाइम पे प्रूडेंट लेंडिंग हो रहा है वो अलग बात है, कोविड के टाइम पे सेक्टर्स ही खराब है तो वो लोग प्रूडेंट लेंडिंग कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है 5 बैंक्स का, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एसबीआई एंड पीएनबी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, कार सबसे ज़्यादा किसका है? कोटक बैंक का कितना है? 22.3% कार है, सबसे लेटेस्ट है। उसका क्रेडिट लोन टू डिपॉजिट कितना है? क्रेडिट टू डिपॉजिट भी बोलते हैं, लोन टू डिपॉजिट भी बोलते हैं। कितना है उनका? 90%, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, मतलब सब प्राइवेट बैंक्स का देखो कार कितना ज़्यादा है, एंड उनका फिर लोन टू डिपॉजिट भी देखो कितना ज़्यादा है। वेयर एज एसबीआई और पीएनबी का कार कम है ना, तो उसका लोन टू डिपॉजिट देखो। एंड क्योंकि लोन टू डिपॉजिट कम है, क्या हो रहा है? उनका निम्स गिर रहा है, क्योंकि वो लोग एडवांसेस पे उन लोगों को ज़्यादा मिलता है ना। बट अगर वही उन लोग ने पैसा वहाँ नहीं डाला और गवर्नमेंट बॉन्ड में डाला तो कम रिटर्न्स मिलेगा उनको, तो उसके वजह से उनका निम्स गिर रहा है। बट ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उतना कार ही नहीं है। और कार क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि प्रॉफिट नहीं है। तो वो पूरा एक विशियस साइकिल है। क्लियर? इसके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है कि कार और लोन टू डिपॉजिट ऐसे देखने का। डन? उसके बाद हम लोग आते ये वाले इस पे, कॉस्ट ऑफ फंड्स, क्रेडिट कॉस्ट, निम्स एंड मॉर्गेज। ओके, सिर्फ एक बेसिक एग्जाम्पल है, अभी बहुत बार है ना ऐसे भी आता है लिंगो, एक्चुअली इट इज़ अ टर्म नॉट अ लिंगो, सॉरी, क्रेडिट कॉस्ट करके बोलते हैं कि ये बैंक का क्रेडिट कॉस्ट है ना ऑन एन एवरेज 1.5% है, ये बैंक का क्रेडिट कॉस्ट है ना 1.3% है। अब ये क्रेडिट कॉस्ट का मतलब क्या है वो मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले ना हम लोगों को कैसे समझना है, अभी सपोज करते हैं मॉर्गेज बिजनेस। मॉर्गेज बिजनेस में रिस्क बहुत कम है ना डिफॉल्ट का। अभी के लिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने रखा है एक बैंकिंग का बिजनेस है, सिर्फ मॉर्गेज करता है और अपने स्टैंडर्ड एसेट्स मतलब जो डिफॉल्ट नहीं हुए, हम लोग बोल रहे हैं स्टैंडर्ड एसेट्स पे ऑन एन एवरेज 0.51%, चलो हमारे एग्जाम्पल के लिए हम लोग ने 1% रखा है। तो इट इज लाइक सेइंग डेटर पे आरडीडी कैसे बनता है कि 100 करोड़ का डेटर है, उसमें से 1% नहीं आने वाला है, सही बात है। सिमिलरली मैं अगर 100 करोड़ का लोन दे रहा हूँ मॉर्गेज में, 1% नहीं आएगा शायद, तो हम लोग एक उसको बोलते हैं क्रेडिट कॉस्ट। अब ये ना, ये क्रेडिट कॉस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? हर एक बैंक अलग तरीके का लोन्स देता है, तो हर एक का अलग क्रेडिट कॉस्ट रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मॉर्गेज है तो उसका क्रेडिट कॉस्ट कम रहेगा, कोई कमर्शियल व्हीकल है उसका क्रेडिट कॉस्ट ज़्यादा रहेगा, सही बात है। बैंक्स को डिसाइड करना है उसका निम्स क्या होगा। बैंक्स डिसाइड कर रहे, सोचेगा ना, उसका स्ट्रैटेजी बनाएगा ना कि हमारा ना नेट इंटरेस्ट मार्जिन इतना तो होना चाहिए, तो उसके लिए एक आगे जाके लोन्स कितने टके पे देना चाहिए, उसके लिए क्रेडिट कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल देता हूँ
कि अगर बैंक्स है ना डेपॉजिट और बोरोइंग्स 5% पे उठा सकता है, ठीक है, और वो लोग बोलते हैं हम लोगों को निम्स है ना 2% चाहिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2% कोई एम नहीं करता है, उससे ज़्यादा ही करता है, बट अगर बैंक डिसाइड करता है कि हम लोगों को निम्स 2% चाहिए और उनका कॉस्ट ऑफ फंड्स कितना है 5%, एंड वो लोग बोलते हैं हम लोग लोन आउट करते हैं ना तो ऑन एन एवरेज 1% मेरा डिफॉल्ट होता है, तो वो भी एक रिस्क है। तो कॉस्ट ऑफ फंड्स 5% है, क्रेडिट कॉस्ट 1% है, तो टोटल कितना हुआ 6%। और अगर 2% निम्स चाहिए उनको अपना मॉर्गेजेस 8% पे रखना पड़ेगा, मतलब जब वो लोग लेंड आउट कर रहे हैं उन लोगों को 8% पे प्राइस करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो भी बैंक्स का कॉस्ट ऑफ फंड सबसे कम रहता है ना वो सबसे सस्ते में लोन आउट भी कर सकता है एंड उतना ही मार्जिन रख सकता है। समझ में आया? तो क्रेडिट कॉस्ट को कैसे देखना है समझा, ऑन एन एवरेज आपके स्टैंडर्ड एसेट्स पे कितना लॉसेस हो सकता है उसके हिसाब से, एंड आप डिसाइड करते हो कि यार मेरा निम्स मेरे को 2% चाहिए, मेरा निम्स अगर वो आप डिसाइड करते हो 4% चाहिए तो क्या होएगा, मॉर्गेजेस 10% पे करना पड़ेगा। आपने तो डिसाइड कर दिया मुझे 4% चाहिए, लेकिन लोग लेंगे क्या 10% पे मॉर्गेज? नहीं, जब भी उन लोग को SBI से 7% पे मिल रहा है वो आपसे क्यों लेंगे? नहीं लेंगे ना, समझा? तो बिजनेस का सेंस भी बनना चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट देखेंगे लेकिन अगर कोई लेगा ही नहीं तो क्या फायदा, कुछ फायदा ही नहीं है। क्या होएगा, अज्यूम कर लो थोड़े लोग ने ले भी लिया बट बाकी तो लोन आपका डिसबर्स नहीं हो रहा ना इतने रेट पे, तो क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालना पड़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, निम्स गिर जाएगा, फिर वही हालत। क्लियर है क्रेडिट कॉस्ट कैसे होता है? अभी इसके बाद है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी बोला था, एक बैंक ने किसको कितना, अभी कोई कंपनी या कोई इंडस्ट्री में प्रॉब्लम चल रहा है तो क्या लेवल का एक्सपोजर होना चाहिए और कैसा है, एंड वो रिस्क हम लोग कैसे गेज कर सकते हैं। ये एकदम 100% एक्यूरेट आंसर नहीं देगा आपको, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एंड बहुत इफेक्टिव वे से काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिलायंस का, अनिल अंबानी का जो ग्रुप है उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, रिलायंस पावर हो गया, रिलायंस इंफ्रा हो गया, ये सब में है कि नहीं। जब तुमको पता है कि ग्रुप में प्रॉब्लम है तो हम लोगों का फर्स्ट चीज़ क्या होना चाहिए कि भाई ये पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर में लोन किसको मिला है, लोन कौन से बैंक से उठाया है, एंड वो बैंक का जो टोटल एक्सपोजर है एज परसेंटेज ऑफ इक्विटी कितना है, क्योंकि कल को अगर वो बैंक का लोन खराब हो गया वो पूरा, तो कहाँ से जाएगा बैड लोन्स, कहाँ से कटेगा, प्रोविजंस कहाँ से कटेगा, इक्विटी वालों से कटेगा, एंड इक्विटी ड्रेन आउट हो गया तो सीधा स्टॉक प्राइस टैंक। तो हम लोग ये कहाँ से देख सकते हैं, तो एक वेबसाइट है, ठीक है, कॉल्ड एज ज़ोबाकॉप। यहां पे अगर आप जाओगे तो मैं आपको बताता हूं कैसे ढूंढने का रहता है। रिलायंस ग्रुप है पूरा, एडीए ग्रुप, तो रिलायंस अगर मैं यहां पे सर्च करूं, एक सेकेंड, रिलायंस पावर अगर मैं करूं, एक मिनट, सॉरी रिलायंस लिमिटेड नहीं, रिलायंस पावर करता हूँ यार, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी कर सकते हैं, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया। अभी मैं यहाँ पे ना ये, अभी या तो आप क्या कर सकते हो, रिलायंस का पूरा ग्रुप जो अनिल अंबानी ग्रुप है उसका पूरा कंपनीज देख के सर्च कर सकते हो। इससे ज़्यादा इजी वे क्या है कि आप स्ट्रेट यहाँ पे DIN दिखता है आपको, डायरेक्टर, तो यहाँ पे अनिल है, अनिल अंबानी, उनका आपको DIN दिख रहा है। all you have to do is copy paste this, copy this, यहाँ पे जाना है, डायरेक्टर में जाना है, एंड ये नंबर आपको कॉपी करने का है। आपको इनका पूरा होल्डिंग सब जो भी जिसमें डायरेक्टर है सब मिल गया, ये कंपनी का लिस्ट। आपको क्या करने का है, रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस, आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा लोन्स कुछ रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा। रिलायंस पावर 100%, सॉरी एक मिनट, हाँ रिलायंस पावर, तो ये नए टैब के खोल के रख देने का। फिर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस नहीं, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरल इंश्योरेंस में भी आई डोंट थिंक। तो मैंने बेसिकली ये 3-4 डायरेक्ट निकाला रिलायंस ग्रुप का। ये अभी चलो सब पता ही है न्यूज़ में कि प्रॉब्लम आ गया है, मैं बोल रहा हूँ जब रिलायंस का प्रॉब्लम आया था तभी भी ये देख सकते थे हम लोग, यही मेथड करके। क्या करना है, रिलायंस पावर में जाना है, यहाँ पे एक्सपोजर येस बैंक का था तो कंट्रोल F करेंगे, सर्च आएगा, सर्च में क्या करना है, येस डालेंगे तो येस बैंक का आएगा, आ गया।
यहाँ पे देखो क्या किया, यहाँ पे जाने के बाद सिर्फ नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे ना आपको बेसिकली कौन कौन बैंक्स ने बोरो, मतलब कौन कौन बैंक्स ने लेंड किया है ना, वो यहाँ पे दिखेगा, समझा। तो अभी येस बैंक में कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये देखो अमाउंट्स कितना है, ये 200 करोड़ होगा, यूनिट टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़। बट ये ऑलरेडी क्लोजर्ड, मतलब क्लोज्ड है, ये प्रॉपर पे आउट कर दिया है तो इसका कोई टेंशन नहीं है। तो नेक्स्ट ढूंढेंगे वापस येस बैंक, एक और है 1125 का है। अगेन यहाँ पे ना हो सकता है थोड़ा लोन पे ऑफ किया है, हम लोग को नहीं पता कितना किया है और वो नहीं मिलेगा डेटा, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ले सकते हैं एक्सेल पे, इसको कॉपी करने का, क्या करने का, एक्सेल पे ये लेने का, ये कॉपी करने का, क्लियर है। ऐसे आपको आगे और भी जिस लोन्स रहेगा इनका, पहले का लोन्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, फ्लोटिंग चार्ज, ये भी क्लोज नहीं हुआ है तो ये भी आउटस्टैंडिंग ही है ना, तो ये भी ऐसे आपको करते जाने का एक एक के लिए, मतलब एक कितना टोटल लोन्स है, तो ये सर्च करेंगे तो एक और है यहाँ पे, और ये मॉडिफाई किया है बट क्लोज नहीं हुआ है, समझा। तो ऐसे अगर सबको ऐड करते जाओगे आप एक एक करके, जैसा अभी इसका किया वैसे रिलायंस कम्युनिकेशन का है, तो रिलायंस कम्युनिकेशन में भी येस बैंक ने दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके ना मैंने क्या किया, सब रिलायंस ग्रुप का मैंने, रिलायंस कैपिटल में आई डोंट थिंक, देखना पड़ेगा, हाँ थोड़ा सा ही है, नहीं है यहाँ पे लोन है उसका भी, एंड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या कर लेने का ना, अगर ग्रुप का भी प्रॉब्लम है, अगर एक कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है ना तो ठीक है, उसको साइड में रख सकते हैं हम लोग, बट बाकी कंपनी जिसमें प्रॉब्लम है, ये सब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्सेल पे लेके हम लोगों को पूरे ग्रुप का जो भी है टोटल लेंडिंग, तो टोटल बोरोइंग्स कितना भी किया है उन्होंने येस बैंक से, वो अपन ऐड करेंगे। तो ऐड करते ना तो लगभग जोबा कॉप से ऐड करते तो लगभग 8,000 करोड़ का आता है, 8,000 करोड़। अभी येस बैंक का टोटल इक्विटी कितना था, 21,000 करोड़, यानी कि कल को वो अगर पूरा इक्विटी स्लैश हो गया, दैट इज जो लोन्स अगर स्लैश हो गया, बैड लोन्स हो गया, तो 37% इक्विटी ड्रेन आउट हो सकता है। अभी ऑब्वियसली पूरा 37% ड्रेन आउट नहीं होगा, बट होने का चांस अगर लेना भी क्यों है, उसके पहले निकल जाओ ना, जब आपको दिख रहा है कि 37% है। और उसके बाद ही आर्टिकल आया था, किसी ने तो आर्टिकल लिखा था, उसका सिर्फ स्निपेट डाला है मैं, रिलायंस का 12,800 एग्जैक्ट लोन्स उन्होंने डाला है रिलायंस ग्रुप का, बट हम लोग को 8,000 मिला, बाकी का उनका प्राइवेट ये सब मिला के उनका 12,800 है, बट हमको 8,000 मिला, वही बहुत ज्यादा है ना, है कि नहीं। एंड दिस इज अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि बॉस ये कंपनी ये बैंक से निकलने का है, हमको रिस्क जहां पे लगा कि बहुत ही ज्यादा है और वो प्राइस्ड इन नहीं है निकल जाने का, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली आरबीआई का नॉर्म्स क्या, आरबीआई बोलता है एक सिंगल कंपनी को आप 15% दे सकते हो, आपका लोन्स एज परसेंटेज ऑफ इक्विटी आप 15% तक दे सकते हो, एंड ग्रुप कंपनी रहेगा तो 40% तक जा सकते हो, एंड कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है वो ग्रुप कंपनी में तो 45% तक जा सकते हो। बट इतना जाने को देना चाहिए क्या, सोचो ना, अगर पूरा एज परसेंटेज ऑफ इक्विटी एक को 45% दिया ग्रुप कंपनी को, कल को कुछ हो गया ग्रुप कंपनी को तो क्या, पूरा का पूरा पैसा गया। तो कभी भी है ना ऐसा लंपी लेंडिंग होना ही नहीं चाहिए, ऐसा कॉन्सेंट्रेशन लेंडिंग नहीं होना चाहिए, ग्रैन्युलर लेवल पे होना चाहिए लेंडिंग, समझ में आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जोबा कॉप का। उसके बाद ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज़ देखते हैं, बट इसमें काफ़ी ऐसा कोई प्रॉब्लमैटिक तो है नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिपॉजिट्स, मतलब टॉप 20 लोगों का टोटल डिपॉजिट्स कितना है बैंक में। आइडियली हम लोगों को कम चाहिए ना, जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है उतना बेटर इट इज़। तो अगर हम लोग टॉप 20 देखेंगे, पीएनबी का 3.7% है, एचडीएफसी का 4% है, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है दोनों भी एक्चुअली इसमें। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एडवांसेस, मतलब टॉप 20 लोगों को, जिसमें मैंने टॉप सबसे बड़े 20 लोगों को जो एडवांसेस दिए, वो टोटल लोन बुक का कितना परसेंट है। तो अगर वो देखेंगे तो पीएनबी का कितना आ रहा है, 19-20%, 2020 का 2021 में 17% क्या 16.5% के आसपास किया। एचडीएफसी बैंक ऑन दी अदर हैंड 11-12% है। ठीक है, बड़े बैंक्स है ना अफोर्ड कर सकते ये, बट जैसे जैसे बैंक्स छोटे होते, ठीक है, जैसे जैसे छोटे बैंक्स होंगे, फॉर एग्जांपल सिटी यूनियन हो गया, डीसीबी हो गया, ये लोग इतना भी नहीं अफोर्ड करेंगे, वो लोग और कम रहेगा।
समझ में आ रहा है? बैंक्स के लिए जितना बड़ा बैंक है बेटर इट इज़, उतना वो लोग लॉसेस ले सकते हैं एंड उसका वैल्यूएशन ज़्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट के बारे में डिटेल देखेंगे, एक एक लाइन आइटम देखेंगे एंड उसके बाद के इसमें मैं आपको पूरा GNPA नेट NPA का पूरा मूवमेंट पूरा डिटेल्ड इसमें मैं बताऊंगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, रेशियोज करेंगे, क्योंकि अभी रेशियोज भी तो करना बाकी है ना, एक 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 एक, एक, एक कैसे देखने का, डिटेल्ड रेशियोज, एंड रेशियोज के बाद हम वैल्यूएशन करेंगे। तो इतना कुछ हम लोग कवर करने वाले बैंकिंग में, एंड उसके बाद ही हम लोग DCB का बैंक का एनालिसिस में बताऊंगा।